प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8 यूपी बोर्ड विषय कृषि विज्ञान के पाठ 5 बागवानी एवं वृक्षारोपण के सभी प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको पाठ 4 तक के प्रश्नों को हल करके बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकाई है 5 और इसका नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं इकाई 4 तक के प्रश्न उत्तरों को मैं करा चुका हूँ। और इसका फर्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यानी प्रश्न फर्स्ट है इसका, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट का क भाग जो है यह है बाग में लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। बाग लगाने के लिए यानी बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोमट मिट्टी, सेकंड है चिकनी भूमि, और थर्ड है बुलई भूमि, और फोर्थ है रेतीली भूमि। यानी फर्स्ट है दोमट भूमि, और सेकंड है चिकनी भूमि, और थर्ड है बुलई भूमि, और फोर्थ है रेतीली भूमि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट और सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सही है दोमट मिट्टी। यानी बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है दोमट भूमि। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद है इसका ख ऑप्शन है, यानी ख जो है फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है। फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जनवरी, ऑप्शन सेकंड है जुलाई, और ऑप्शन थर्ड है अप्रैल, ऑप्शन फोर्थ है अक्टूबर। तो फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है प्यारे विद्यार्थियों वो फर्स्ट ऑप्शन यानी जनवरी, सेकंड ऑप्शन जुलाई, ऑप्शन थर्ड है अप्रैल, और ऑप्शन फोर्थ है अक्टूबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है जुलाई। यानी जुलाई जो है फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है। उसके बाद है घ भाग है फर्स्ट प्रश्न का, बाग में सिंचाई की उत्तम विधि है। यानी फर्स्ट ऑप्शन है सिंचाई, ऑप्शन सेकंड है ड्रिप सिंचाई, और ऑप्शन थर्ड है पूर्ण विधि, और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त कोई नहीं। यानी बाग में सिंचाई की उत्तम विधि है। ऑप्शन फर्स्ट है सिंचाई, ऑप्शन सेकंड है ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन थर्ड है पूर्ण विधि, और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सेकंड सही है, यानी ड्रिप सिंचाई। बाग में सिंचाई की उत्तम विधि है ड्रिप सिंचाई, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का क भाग है, बाग में पतझड़ वाले पौधे, और यहाँ पर रिक्त स्थान में लगाना चाहिए। यानी बाग में पतझड़ वाले पौधे हमें किस समय लगाने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी, यानी बाग में पतझड़ वाले पौधे दिसंबर से फरवरी में लगाना चाहिए। ये आपका आंसर है। उसके बाद है ख है कि बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय है। ये रिक्त स्थान है, इसमें आपको लिखना है कि बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय जो वो है। तो प्यारे विद्यार्थी वो है मई से जून। क्या है? मई से जून, वो है मई से जून। यानी बाग लगाने का गड्ढा जो है खोदने का सर्वोत्तम समय मई से जून। उसके बाद है कि बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय है। बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय है। ये खाली स्थान में आप लोगों को भरना है। तो इसमें क्या आएगा
कि बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय है वो है जुलाई से अगस्त। क्या है? जुलाई से अगस्त है, यही आपका आंसर है। उसके बाद है कि बाग में पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ लगाते हैं। यानी बाग में पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ क्या लगाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है बाड़। क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं। यानी बाग में पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 का है अण। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चश्मा लगाना कौन सी विधि है? यानी चश्मा लगाना कौन सी विधि है? तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका आएगा कायिक। क्या आएगा? कायिक प्रवर्धन। इसमें आपका राइट आंसर आएगा कायिक प्रवर्धन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। स्तंभ यानी प्रश्न है 3, निम्नलिखित प्रश्नों में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। यानी हमें सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं पहले ही इन्हें सुमेल करके लिख चुका हूँ। तो स्तंभ क है और स्तंभ ख है। ये जो आम है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसका आंसर पहले लिख दिया है। आम जो है इसके लिए 10 × 10 मीटर, और अमरूद है, अमरूद के लिए 8 × 8 मीटर, और पपीते के लिए 3 × 3 मीटर, और केला के लिए 3 × 3 मीटर। ये आपके राइट आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। निम्न कथनों में सही के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गुणा का चिन्ह लगाना है। तो इसका ऑप्शन क है, यानी पार्ट जो कह दे रखा है, आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाने चाहिए। यानी आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाने चाहिए। ये आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये जो कथन है आपका प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत कथन है, क्योंकि आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाने चाहिए, ये गलत को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत कथन है। उसके बाद है सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या है? सही कथन है। यानी सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। उसके बाद है बाग में गर्म हवाओं तथा लू से बचने के लिए वायुवृंती लगाते हैं। बाग में गर्म हवाओं तथा लू से बचने के लिए वायुवृंती लगाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सही कथन है। उसके बाद है कि बाग में पौधे लगाने के लिए मई जून में गड्ढे खोद लेने चाहिए। बाग में पौधे लगाने के लिए मई जून में गड्ढे खोद लेने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भी आपका राइट आंसर है, यानी कथन सत्य है, क्योंकि बाग में पौधे लगाने के लिए हमें मई जून में गड्ढे खोद लेने चाहिए। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। प्रश्न 5 है, शाक वाटिका के मुख्य दो उद्देश्य लिखिए। शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य लिखिए। इसका आंसर है कि शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1 है परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति करना। यानी शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य हैं परिवार के लोगों को पूरे वर्ष
यानी ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति करना। परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति करना है। उसके बाद है सेकंड है कि खाली समय का सदुपयोग व वातावरण स्वच्छता। खाली समय का सदुपयोग व वातावरण स्वच्छता। तो ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर है। प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि एक आदर्श साग वाटिका के लिए कम से कम कितनी लंबी चौड़ी भूमि होनी चाहिए। यानी एक आदर्श साग वाटिका के लिए कम से कम कितनी लंबी चौड़ी भूमि होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर है 25 गुणा 10 मीटर भूमि होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 गुणा 10 मीटर भूमि होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाग में वायु ग्रंथि किन किन दिशाओं में लगाना उचित होता है। बाग में वायु ग्रंथि किन किन दिशाओं में लगाना उचित होता है। तो इसका राइट आंसर है यानी बाग में उत्तर पश्चिम दिशा में ऊंचे उठान वाले पेड़ लगाकर बाग को बचाया जाता है। यानी बाग में उत्तर पश्चिम दिशा में ऊंचे उठान वाले पेड़ लगाकर बाग को बचाया जाता है। आम, शीशम, महुआ, यूकेलिप्टिस आदि वायु रोधी वृक्ष लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यानी आम के, शीशम, महुआ, यूकेलिप्टिस आदि वायु रोधी वृक्ष लगाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है पौधे लगाने का सबसे उचित समय कौन सा है? कृपया समझाइए। यानी पौधे लगाने का सबसे उचित समय कौन सा है? कृपया समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर है इसका पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त का महीना होता है। यानी पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में वर्षा होने के कारण मिट्टी में नमी रहती है। मिट्टी में नमी रहती है, जिससे पौधे लगाने में आसानी होती है। पतझड़ वाले पेड़ों को दिसंबर से फरवरी के बीच लगाना चाहिए। कैसे पेड़ों को? पतझड़ वाले पेड़ों को दिसंबर से फरवरी के बीच लगाना चाहिए। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। प्रश्न नंबर 9 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। यानी बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। तो उत्तर है इसका बाग में पौधा लगाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला बिंदु है उपयुक्त समय, यानी पर्याप्त समय होना चाहिए। और मिट्टी की किस्म कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है थर्ड है इसका बिंदु है फल तथा फूल के पौधों को लगाते समय एक दूसरे के बीच निश्चित दूरी होनी चाहिए। यानी फल तथा फूल के पौधों को लगाते समय एक दूसरे के बीच क्या होनी चाहिए? एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। उसके बाद है पॉइंट 4 है पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 उद्यान के कितने प्रकार होते हैं। यानी उद्यान के कितने प्रकार होते हैं। उद्यान का मतलब बाग ही है, बगीचा। कि उद्यान के कितने प्रकार होते हैं। उत्तर है पहला है पुष्प उद्यान, दूसरा है शाक उद्यान और तीसरा है फल उद्यान। यानी उद्यान के कितने प्रकार होते हैं। पहला है पुष्प उद्यान और दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों शाक उद्यान और तीसरा है फल उद्यान। ये प्रश्न 10 का आंसर है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखते हैं। 11 का आंसर है कि शाक वाटिका के लिए कोई 4 फसल चक्र लिखिए।
शाक वाटिका के लिए कोई 4 फसल चक्र लिखिए। तो उत्तर है इसका प्यारे बच्चों, सब्जियों के 4 फसल चक्र निम्न हैं। सब्जियों के 4 फसल चक्र क्या हैं? निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं, आप देख रहे हैं। पहला है मूली। मूली को आपको जुलाई अगस्त, मटर को अक्टूबर मार्च और करेला को मार्च जून में क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए, यानी बोना चाहिए। उसके बाद है यानी मूली जुलाई अगस्त और मटर अक्टूबर मार्च और करेला मार्च से जून। उसके बाद है दूसरा है बैंगन। बैंगन को अगस्त मार्च और टिंडा है मार्च से अगस्त, यानी सेकंड है बैंगन अगस्त से मार्च और टिंडा मार्च से अगस्त। उसके बाद है थर्ड पर है लौकी। लौकी है जुलाई से नवंबर और टमाटर है दिसंबर से मई। उसके बाद है चौथा है मूली। मूली है जून से सितंबर और मटर है अक्टूबर से मार्च। उसके बाद है भिंडी। है भिंडी मार्च से जून। तो ये साग वाटिका के सब्जियों के 4 फसल चक्र के नाम हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? ये कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? तो उत्तर है इसका कद्दू वर्ग में कोहड़ा, लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, चिचिंडा, नेसुआ आती हैं। यानी कद्दू वर्ग में कोहड़ा, लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, चिड़चिड़ा, नेसुआ सब्जी आदि आती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13 है कि बाग लगाने से पूर्व किन किन प्रारंभिक तैयारियों की ज़रूरत होती है? इन तैयारियों के न करने से बाग लगाने में क्या असुविधा होगी? यानी बाग लगाने से पहले किन किन प्रारंभिक यानी पहले तैयारियों की ज़रूरत होती है। इन तैयारियों के न करने से बाग लगाने में क्या असुविधा होगी? तो इसका आंसर है बाग लगाने से पूर्व कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी जरूरी होती हैं। यानी बाग लगाने से पूर्व कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी जरूरी होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली है भूमि समतल करना। क्या है? भूमि को समतल करना, यानी भूमि ऊंची नीचे नहीं होनी चाहिए। तो पहला है भूमि समतल करना। ऐसा करने से मृदा कटाव नहीं होता, यानी ऐसा करने से जो मिट्टी होती है वो कटती नहीं है, यानी जो कि मेड़ वगैरह बनाते हैं वो कटती नहीं है, मृदा कटाव नहीं होता है, यानी भूमि नहीं कटती है। उसके बाद है भूमि में खाद डालना। गर्मी के दिनों में जुताई करके सड़ी गोबर कंपोस्ट की खाद डालनी चाहिए। यानी भूमि में खाद डालना चाहिए, गर्मी के दिनों में जुताई करके सड़ी गोबर कंपोस्ट की खाद डालनी चाहिए। थर्ड में है कि जंगली जानवरों का अनावश्यक प्रवेश रोकना। यानी जंगली जानवरों का उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए, यानी उन्हें रोकना चाहिए किसी भी प्रकार से। और चौथा है वायुरोधी पौधे लगाने चाहिए। यानी जो हमें यानी वायु देते हों, यानी हवा देते हों, ऐसे पौधे लगाने चाहिए। यानी चौथा है कि वायुरोधी पौधे लगाना। पांचवा है श्रमिक आवास एवं सड़कों का निर्माण। यानी श्रमिक आवास एवं सड़कों का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद है कि जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, यानी पानी निकलने का प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद है कि क्षेत्रों का विभाजन होना चाहिए। उसके बाद है कि खाद के गड्ढे बनाने चाहिए। और नौवां है कि पानी का प्रबंध करना है। इसका मतलब है सिंचाई का प्रबंध प्राथमिक जरूरत है, यानी पानी का प्रबंध जो है, सिंचाई का जो प्रबंध प्राथमिक ज़रूरत है। उसके बाद है कि
उपरोक्त प्रकार की तैयारियां न करने पर उनकी सज़ा अंतिम समय तक भुगतनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? यानी उपयुक्त जो बताई है मैंने आपको, उपयुक्त प्रकार की तैयारियां न करने पर उनकी सज़ा अंतिम समय तक भुगतनी पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं आंसर। प्रश्न नंबर 14 है प्यारे बच्चों, देखिए कि बाग में पौधे किन किन विधियों से लगाने जाते हैं। बाग में पौधे किन किन विधियों से लगाए जाते हैं, उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। यानी बाग में जो पौधे लगाए जाते हैं किन विधियों से लगाए जाते हैं, उनमें से एक का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बाग लगाने की विधियां निम्नलिखित हैं। बाग लगाने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है वर्गाकार विधि। यह अच्छी और सरल विधि है। यह कैसी विधि है? यह अच्छी और सरल विधि है। इसमें 2 पंक्तियों के 4 पौधे वर्ग बनाते हैं। इसमें 2 पंक्तियों के 4 पौधे वर्ग बनाते हैं। उसके बाद है आयताकार विधि है। सेकंड है आयताकार विधि। पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधों की आपसी दूरी से अधिक होती है। इसमें क्या है कि पंक्तियों से पंक्ति की दूरी पौधों की आपसी दूरी से अधिक होती है। उसके बाद है तीसरी विधि है त्रिकोण विधि। क्या है त्रिकोण विधि? इसमें क्या है कि वर्गाकार विधि जैसी ही है। कैसी विधि है? ये भी वर्गाकार विधि जैसी है। अंतर यह है कि दूसरी पंक्ति में पौधों को पहली पंक्ति के पौधों के सामने न रखकर उनके बीच त्रिकोण रूप में लगाते हैं। क्या करते हैं? यानी वर्गाकार विधि जैसी ही है त्रिकोण विधि भी। अंतर यह है कि दूसरी पंक्ति में पौधों को पहली पंक्ति के पौधों के सामने न रखकर उनके बीच त्रिकोण रूप में लगाते हैं। इसकी चौथी विधि है पंचभुजाकार विधि। कौन सी विधि है प्यारे विद्यार्थियों? पंचभुजाकार विधि। इस विधि में 4 पौधों के मध्य एक पौधा लगाया जाता है। क्या मतलब है इसका? यानी इस विधि में 4 पौधों के मध्य एक पौधा लगाया जाता है जो अस्थायी होता है। इसे बाद में काट दिया जाता है। इसे पूरक विधि भी कहते हैं। यानी इस विधि में 4 पौधों के मध्य एक पौधा लगाया जाता है जो अस्थायी होता है। यानी कहने का मतलब वो स्थायी नहीं होता है, उसे बाद में क्या करते हैं? उसे काट देते हैं। इसे पूरक विधि भी कहते हैं। यानी पंचभुजाकार विधि को पूरक विधि भी कहते हैं। उसके बाद है 5वीं विधि है षष्ठकोण विधि। कैसी विधि है? षष्ठकोण विधि। इसमें वर्गाकार से 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। यानी इस विधि में वर्गाकार विधि से 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। यह विधि शहर के पास की भूमि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि को समद्विबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। यानी इसमें वर्गाकार जो विधि बताई मैंने आपको अभी, पहली विधि जो बताई उससे 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। यह विधि जो है शहर के पास की भूमि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि को यानी षष्ठकोण विधि को समद्विबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 14 हुआ। इससे आगे प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है प्यारे बच्चों कि वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है, सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि वृक्षारोपण में फल वृक्षों के अलावा कुछ विशेष स्थानों पर विशेष तरह के वृक्षों को लगाया जाता है। क्या होता है कि वृक्षारोपण में फल वृक्षों के अलावा कुछ विशेष स्थानों पर विशेष तरह के वृक्षों को लगाया जाता है। इन वृक्षों की पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है। यानी इन वृक्षों की पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है। वृक्षारोपण
करने से और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। क्या होता है? यानी वृक्षारोपण करने से और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनसे इमारती लकड़ी, ईंधन, यात्रियों को छाया, भूक्षरण यानी भूक्षरण पर रोक, कागज़ उद्योग को कच्चा माल के अलावा कई प्रकार की दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। यानी इनसे इमारती लकड़ी, जिससे फर्नीचर वगैरह बना लेते हैं, ईंधन, यात्रियों को छाया, भूक्षरण पर रोक, कागज़ उद्योग को कच्चा माल के अलावा कई प्रकार की दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। और सरकार वृक्षारोपण करने के लिए वन महोत्सव क्या करती है? वन महोत्सव का आयोजन करती है। सरकार जो है वो वृक्षारोपण करने के लिए वन महोत्सव का आयोजन करती है। सड़कों, नहरों, रेल की पटरियों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। यानी सरकार वृक्षारोपण करने के लिए वन महोत्सव का आयोजन करती है। सड़कों, नहरों, रेल पटरियों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न नंबर 15 का आंसर था। अब प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आंसर है, बाग लगाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी बाग लगाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है स्थान का चयन, यानी हमें जगह का चयन करना चाहिए। भूमि की किस्म, बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी भूमि की जो किस्म है, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी गई है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। यानी भूमि की किस्म बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद है सेकंड बिंदु है इसका कि सिंचाई की सुविधा। क्या है सिंचाई की सुविधा? तो पौधों के लिए सुचारू रूप से वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी पौधों के सुचारू रूप से वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है इसका थर्ड बिंदु है कि जल निकास की व्यवस्था। जल निकास की व्यवस्था, वर्षा ऋतु में पानी न रुके, इसके लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी वर्षा ऋतु में पानी न रुके, इसके लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है जलवायु। चौथा बिंदु है इसका जलवायु। जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। यानी जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। और उसके बाद है पांचवा बिंदु है कि यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिससे फलों को बाज़ार में आसानी से पहुंचाया जा सके। क्या होना चाहिए? यानी यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिससे फलों को बाज़ार में हम क्या कर सकें, आसानी से पहुंचा जा सके। इसका छठा बिंदु है बाज़ार की निकटता। यानी बाज़ार जो है वो बाग के ही पास होना चाहिए। बाज़ार की निकटता है, मैं कह रहा है बाज़ार बाग के निकट यानी पास होना चाहिए, जिससे बाग से प्राप्त फलों को आसानी से बेचा जा सके। यानी बाज़ार बाग के निकट होना चाहिए। यानी बाज़ार जो हो वो बाग के निकट होना चाहिए, जिससे बाग से प्राप्त फलों को आसानी से बेचा जा सके। और उसके बाद है इसका लास्ट बिंदु है यानी सातवां कि कुशल श्रमिक की उपलब्धता। कुशल श्रमिक की उपलब्धता यानी कुशल अनुभवी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में कृषि कार्य से लेकर फल तुड़ाई तक
किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। यानी कुशल अनुभवी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में कृषि कार्य से लेकर फल तुड़ाई तक किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 16 का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 17 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है ये कि प्रश्न नंबर 17, साग वाटिका का निर्माण कैसे किया जाता है, वर्णन करो। साग वाटिका का निर्माण कैसे किया जाता है, वर्णन करो। तो आंसर है साग वाटिका निर्माण। इस प्रकार आपको हेडिंग लिख लेनी है जो एग्जाम में आप लिखें प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें है साग वाटिका के लिए 25 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होती है। यानी साग वाटिका के निर्माण के लिए 25 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होती है। चारों ओर से मेड़बंदी करके किनारे पर बाड़ लगानी चाहिए। यानी चारों ओर से मेड़बंदी करके किनारों पर क्या लगानी चाहिए, बाड़ लगानी चाहिए, जिसमें उससे आवारा पशु पक्षी नहीं आ सकें। और उसके बाद है कटीले तार या खंबे लगाए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कटीले तार साग वाटिका के चारों तरफ और खंबे लगाए जा सकते हैं। वाटिका में आने जाने का रास्ता होना चाहिए और वाटिका में जो है आने और जाने का रास्ता भी होना चाहिए। रास्ते के किनारे सिंचाई की नाली होनी चाहिए। यानी रास्ते के किनारे सिंचाई की नाली होनी चाहिए। वाटिका के एक कोने में कंपोस्ट गड्ढा होना चाहिए। यानी वाटिका के एक कोने में कंपोस्ट गड्ढा होना चाहिए। कद्दू वर्ग की सब्जियां बाढ़ के सहारे उगानी चाहिए। यानी कद्दू वर्ग की जो सब्जियां हैं वो बाढ़ के सहारे उगानी चाहिए। जाड़ों में 3 ओर मटर उगाई जा सकती है। क्या हो सकता है कि जाड़ों में, जाड़े के दिनों में 3 ओर मटर उगाई जा सकती है। प्रवेश द्वार पर सेम उगाई जा सकती है। यानी जिससे हम प्रवेश करेंगे उस द्वार पर क्या है, दरवाजे पर सेम उगाई जा सकती है। जड़ व कंद वाली सब्जियां क्यारियों की मेड़ों पर उगाई जा सकती हैं। यानी जड़ व कंद वाली सब्जियां क्यारियों की मेड़ों पर उगाई जा सकती हैं। वाटिका में फूलों के साथ साथ पपीता, नींबू, अंगूर, फालसा भी उगाए जा सकते हैं। पर्याप्त भूमि होने पर आंवले का पेड़ भी लगाया जा सकता है। यानी जड़ व कंद वाली सब्जियां क्यारियों की मेड़ों पर उगाई जा सकती हैं। वाटिका में फलों यानी फूलों के साथ साथ पपीता, नींबू, अंगूर, फालसा भी उगाए जा सकते हैं। पर्याप्त भूमि होने पर आंवले का पेड़ भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली इकाई 6 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।